जी नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र राज क्लासेस में। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की क्लास में जो अपना पहला चैप्टर कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की जब हमने बात की थी बच्चे, तो उसे दो हिस्सों में तोड़कर हमने पढ़ा था। मैंने पढ़ा था कि एक तो हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बच्चे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और मैंने बताया था इसमें 1600 से लेकर 1853 ईस्वी तक का जो राजलेख था वो हमने सारे इसमें पढ़े। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, फिर मैंने बताया था ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन के, जो ब्रिटिश क्राउन ने 1857 की क्रांति के बाद जो है प्रशासन अपने हाथों में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने, और यहाँ आप देखें तो 1858 से लेकर जो है 1947 यानी कि देश की आज़ादी के समय तक, तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका था बच्चे। 1857 की क्रांति जो है हो चुकी है। 1784 में जो है हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है 1857 की क्रांति हो गई, और अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के खिलाफ जो है मांग उठने लगी, और ब्रिटेन में भी ये मांग होने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है करप्शन से भरा हुआ है, इसीलिए जो है ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन अपने हाथ में ले ले। और उसी के तहत जो अधिनियम आया बच्चे वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम। कहीं कहीं लिखा मिलेगा बच्चे भारत शासन अधिनियम, ठीक है। अब यहाँ ये क्वेश्चन जो है इसमें इस तरह से होंगे, जो वनडे लेवल के भी होंगे, अपर लेवल के भी होंगे, तो मैं साथ के साथ बताता रहूंगा कि वनडे लेवल यानी कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी SSS का कोई एग्जाम कहाँ तक जो है रहने वाला है। तो हम यहाँ बात करें बच्चे, इस एक्ट की जो सर्वप्रथम प्रस्तुति थे वो उस समय के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन के द्वारा की गई थी, लेकिन वो प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया, और किसी रीजन से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन को जो है रिजाइन करना पड़ा। बाद में आप देखें तो वहाँ के PM बने जिनका नाम था लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी जो है प्राइम मिनिस्टर बने, और उनके काल में जो है 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद ये पारित हो गया। अब ये दोनों क्वेश्चन ही आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन पढ़ने के क्रम में, समझाने के क्रम में आपको बताए जाते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1858 में जो पारित हुआ एक्ट उसे किस नाम से जानते हैं, तो ये जाना जाता है द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से, यानी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पहला क्वेश्चन बनता है 1858 के अधिनियम से। इंपॉर्टेंट बच्चे, अब आगे देखें बच्चे, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सारे क्वेश्चन इसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन है जो बड़े पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट। क्या है बच्चे, 1 नवंबर 1858 को इंग्लैंड की जो महारानी थी, साम्राज्ञी थी विक्टोरिया ने एक राजकीय घोषणा की बच्चे, ऑफिशियल डिक्लेरेशन, राजकीय घोषणा से भारतीय प्रशासन का कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरण हो गए, यानी कि पावर ट्रांसफर्ड हो गई फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो एक क्वेश्चन आपको से पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन ब्रिटिश सम्राट को कब सौंप दिया गया, तो आपका आंसर होगा 1 नवंबर 1858 को। और क्वेश्चन पूछते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से प्रशासन जो है ब्रिटिश सम्राट के हाथों में कैसे गया, वहां की न्यायपालिका ने कोई कानून बनाया, वहां की संसद ने कोई कानून बनाया, तो केवल महारानी विक्टोरिया की ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुई, राजकीय घोषणा से प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा हुई वो घोषणा कहाँ पढ़ी गई बच्चे, तो उस समय का इलाहाबाद और वर्तमान में प्रयागराज में बच्चे, कहाँ पढ़ी गई, प्रयागराज में। इस क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 नवंबर 1858 को जो घोषणा पढ़ी गई वो किसके द्वारा पढ़ी गई, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की जो राजकीय घोषणा थी उसे 1 नवंबर 1858 में प्रयागराज इलाहाबाद में पढ़ा कि आज से जो है भारतीय प्रशासन कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को सौंपा जा रहा है बच्चे। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। आगे समझते हैं बच्चे, आपको पता है कि 1784 याद है ना, 1784 के अगर पिट्स इंडिया एक्ट की मैं बात करूं बच्चे, पिट्स इंडिया एक्ट की मैं बात करूं
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या हुआ था उससे? उससे दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट, याद है ना। और उससे क्या हुआ था? दोहरी शासन प्रणाली, यानी कि मामलों को अब दो भागों में बांट दिया गया, एक जो है कॉमर्शियल अफेयर और एक जो है पॉलिटिकल अफेयर। कॉमर्शियल अफेयर यानी कि व्यापारिक मामले कौन संभाल रहे? व्यापारिक मामले संभाल रहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, या जिसे निदेशक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कंट्रोल, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए जो है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। तो 1858 के अधिनियम में क्या हुआ बच्चे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल जो है समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, नियंत्रक मंडल किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिए गए? तो आपका आंसर होगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिए गए बच्चे। तो क्या हुआ इसके स्थान पर? अब नियंत्रक मंडल के जितने भी अधिकार थे, अब इसके स्थान पर एक नया पद आ गया बच्चे। इसके समस्त अधिकार भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो भारत सचिव कहें या भारत के राज्य सचिव कहें या भारत मंत्री कहें बच्चे, तीनों एक ही बात होगी। भारत मंत्री कहें, भारत के राज्य सचिव कहें या भारत सचिव कहें, इंग्लिश में एक ही शब्द होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिए गए। तो आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा कि किस अधिनियम के तहत जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बना? तो आपका आंसर होगा 1858 का। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय मामलों के लिए जो ये भारत मंत्री है, भारत सचिव हो, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट। जितने भी इंडियन अफेयर्स हैं उनके लिए जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, याद रखना, जो भी भारत सचिव होगा वो ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। जो भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होगा वो कंपलसरी जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। और दूसरा क्या हुआ? इसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया। कितने सदस्यों की परिषद का गठन किया बच्चे? 15 सदस्यों की परिषद का गठन किया, जिसे नाम दिया गया इंडियन काउंसिल, भारत परिषद। तो भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया, जिसे नाम दिया इंडिया काउंसिल। ये एक सलाहकार परिषद थी। और जो भारत सचिव होता था बच्चे, वो इसका अध्यक्ष होता था। कौन होता था इसका अध्यक्ष? भारत सचिव होता था। तो इंडियन काउंसिल और भारत सचिव दोनों को मिलाकर जो है होम गवर्नमेंट या गृह सरकार कहा जाता था। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पीसीएस वगैरह का पेपर दे रहे हैं तो आप जो है पढ़ सकते हो। बाकी एसएससी सीजीएल तक लेवल के लिए कोई जरूरत नहीं है। इन 15 सदस्यों में से 8 की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा होती थी और 15 सदस्यों में से 7 का जो मनोनयन था वो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते थे। दूसरा बच्चे, एक बात देखिए, जब 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था तो 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था, आपको याद है ना? 1793 के चार्टर एक्ट से यह आया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्यों के वेतन भत्ते थे वो कहां से दिए जाने शुरू हो गए? भारतीय राजस्व से। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा वेतन जो है और भत्ते भारतीय राजस्व देने का प्रावधान हुआ। तो भारत सचिव का भी वेतन और अन्य खर्चे जो दिए जाएंगे वो कहां से दिए जाएंगे? भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे बच्चे। क्लियर है चीजें? एक एक चीज समझते हुए हम चलेंगे। किसी भी चीज में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलो आगे समझते हैं बच्चे। आपने एक पढ़ा होगा बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ, क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद है ना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? मैंने एक बताया था कि एक तो था बंगाल, एक था मद्रास और एक था बच्चे बॉम्बे। इसे बंगाल कह लीजिए या कोलकाता कह लीजिए। एक मद्रास था और एक बॉम्बे था। 1773 के अधिनियम से पहले क्या होता था कि एक बंगाल का गवर्नर होता था, एक मद्रास का गवर्नर होता था और एक बॉम्बे का गवर्नर होता था। अब बंगाल के गवर्नर को जो है तीनों प्रेसिडेंसी का संयुक्त गवर्नर जनरल बना दिया और इसे कहा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या कहा गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बच्चे, बंगाल का गवर्नर जनरल। और कौन बना था पहला? वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे।
जब 1833 का जो है अधिनियम आया, 1833 का अधिनियम, तो इसमें इस पद का नाम क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। बच्चे क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपने कहा लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब 1858 के अधिनियम में क्या हुआ बच्चे? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन था बच्चे? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब उसे कहा गया द वायसराय ऑफ इंडिया। द वायसराय ऑफ इंडिया कहा गया। और जो पहला भारत का वायसराय बना बच्चे, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वो बना लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और इन्हीं के समय में जो है 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया और इन्हें ही जो है भारत का पहला वायसराय बनाया गया। अब देखो बच्चे, एक बात याद रखना, वायसराय क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि की तरह काम करता है, इसीलिए उसे वायसराय कहा गया। दरअसल लॉर्ड कैनिंग क्या, कोई भी जो है इस पद पर बैठे व्यक्ति एक ही होता है, लेकिन कई बार उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और कई बार जो है वायसराय भी कहा जाता है। अगर वो ब्रिटिश प्रांत, जो ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभाल रहा, तो उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। जब वो भारत के राजाओं के साथ ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो उसे वायसराय कहा जाता है। आपके लिए चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि 1858 के अधिनियम के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था, उस पद का अब नाम हो गया द वायसराय ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय ऑफ इंडिया बनाया गया बच्चे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इतिहास से कि 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। आगे ये भी क्वेश्चन याद रखना बच्चे, 1861 में कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि 1860 में बजट व्यवस्था आई, तो 1861 में बच्चे जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भारत में जो पहली बार जो है बजट जो है किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आपका आंसर होगा जेम्स विल्सन के द्वारा। क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो आपका आंसर होगा 1861 बच्चे। एक और क्वेश्चन हम जो है यहां से पढ़ सकते हैं। इसी दौरान आप देखें तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। भारतीय उच्च न्यायालय एक्ट 1861 में आया बच्चे, और इसके तहत 1862 में जो है 3 हाई कोर्ट बने बच्चे। एक्ट कब आया था? 1861 में। और इसके तहत जो है कब जो है वो हाई कोर्ट स्थापित हुए? 1862 में। ये याद रखना है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो आपका आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1774 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर होगा 1862। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष के अधिनियम के तहत हुई, तो आपका आंसर होगा 1861 बच्चे। यहां देखे बच्चे, मैंने क्रम में लिखा है। जो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट था, वो कब बना था, तो सबसे पहले जुलाई 1862 में बना था बच्चे। और मद्रास हाई कोर्ट जो बना बच्चे, वो अगस्त 1862 में बना, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन। यानी कि उस समय तो स्वतंत्रता दिवस नहीं था ना, लेकिन आज हम याद रखें तो 15 अगस्त। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट की मैं बात करूं बच्चे, तो ये 18 अगस्त, यानी कि मद्रास हाई कोर्ट के ठीक 3 दिन बाद 18 अगस्त 1862 को बना। और 5 जुलाई 2016 को इन तीनों ही हाई कोर्ट के नाम चेंज हो गए। कलकत्ता हाई कोर्ट अब कोलकाता उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, मद्रास उच्च न्यायालय अब चेन्नई उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है, और बॉम्बे हाई कोर्ट अब मुंबई हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मैंने 1858 के भारत सरकार अधिनियम के जो मेन पॉइंट थे और उसे समझाने के क्रम में कुछ एक्स्ट्रा बातें जो है आपसे डिस्कस की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब अगले एक्ट की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला एक्ट हम पढ़ते हैं बच्चे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। क्या पढ़ते हैं? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
अब एक बात समझो बच्चे, 1857 की ग्रेट क्रांति हो चुकी है, 1857 की महान क्रांति हो गई। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को यह महसूस होने लगा कि अगर शासन चलाना है, अगर भारत में शासन चलाना है तो भारतीयों का सहयोग लेना जरूरी है। अगर भारतीयों के बिना सहयोग के शासन नहीं चल सकता। एक बार आप देखेंगे बाद में जब गांधी जी का आगमन होगा 1915 में, वो भारत आएंगे और वो राजनीति में प्रवेश करेंगे, तो जब आप देखते हो गांधी जी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि 30 करोड़ अगर जो है भारतीय अपने हाथ खड़े कर दे तो ब्रिटिश पावर में इतनी ताकत नहीं कि वो जो है हम पर राज कर सके। तो अंग्रेजों ने अब क्या सोचा, भी पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन की चलाते हैं, यानी कि सहयोग की नीति करते हैं। और निरंकुशता तो रही, लेकिन उदार निरंकुशता की बात वो करेंगे, बहकाने की बात करेंगे कुल मिला के हम। तो क्या हुआ बच्चे, सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे, उसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी बच्चे, 5 कर दी। 4 से बढ़ाकर जो है 5 कर दी। और ये नियम बना दिया कि 5वां सदस्य जो है अब कौन होगा बच्चे, लॉ मेंबर होगा, विधिवेत्ता होगा, यानी कि कानून का जानकार होगा बच्चे। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो बच्चे, पढ़ चुके हो ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आप ये चीजें पढ़ चुके हो कि चौथे सदस्यों को जो है लॉ मेंबर के रूप में जो है शामिल किया था, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है पहला विधि आयोग बनाया गया था। मैंने ये चीजें आपको उसी क्रम में बताई थी। तो यहां आप दूसरा क्वेश्चन देखें बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये तो आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, वनडे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सीजीएल भी आप देख रहे हो, सीजीएल के प्री और मेंस में जो है जीके का कितना रोल हो गया है, और इस बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो एकदम फैक्चुअल नहीं थे, समझ पर क्वेश्चन थे, ए बी सही है, बी सी सही है, तीनों सही है, इस तरह के क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, आपको इसे याद रखना है बच्चे। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अगर मैं लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो उन्होंने 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम पढ़ाया था। पोर्टफोलियो सिस्टम शुरुआत की थी, क्या बोलते हैं उन्हें, संविभागीय प्रणाली, या खाली विभागीय प्रणाली भी लिखा हो तो एक ही बात होगी। अब हम बात करें तो संविभागीय प्रणाली क्या है ये बच्चे, एक क्वेश्चन पूछते हैं, विभागीय प्रणाली के जन्मदाता कौन है, या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जो जनक है वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। जिस तरह से आप देखते हो ना बच्चे, आप देखते हो कि गृह मंत्रालय जो है अमित शाह जी संभाल रहे हैं, रक्षा मंत्रालय जो है राजनाथ सिंह जी संभाल रहे हैं, या वित्त मंत्रालय जो है निर्मला सीतारमन जी संभाल रही हैं। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया उस समय में, अपने है ना काम का जो है डिवीजन कर दिया। उन्होंने जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसके काम का जो है विभाजन कर दिया। कैसे विभाजन कर दिया समझते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने जो है आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो सिस्टम के अधीन गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कि कार्यकारी परिषद थी, उसके काम का बच्चे काम का जो है विभाजन कर दिया। उसके 5 काउंसलर हैं, 5 पार्षद हैं, आपने देखा है, संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी। इसका मतलब 5 कैटेगरी बना दी या 5 डिपार्टमेंट बना दिए। कौन से डिपार्टमेंट थे, होम था, फाइनेंस यानी कि वित्त था, रेवेन्यू राजस्व था, मिलिट्री यानी कि सैन्य था, और लॉ यानी कि कानून या विधि थे। ये आपको याद कर रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रह जाए बस कि पोर्टफोलियो सिस्टम या संविभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने की। या ये याद रह जाए कि किस एक्ट के द्वारा जो है संविभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान कर दी। तो शुरुआत तो लॉर्ड कैनिंग 1859 में कर चुके थे, लेकिन इस एक्ट को मान्यता दी गई, इस पोर्टफोलियो सिस्टम को 1861 के अधिनियम में। तो भारत में मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थे उसके कौन थे, जनक लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन्होंने अपने 5 मेंबर को जो है एक एक विभाग सौंप दिया। तो आज वही तो मंत्रालय है, इसी तरह से तो मंत्रालय बढ़ते हैं बच्चे। अब एक काम और किया इसमें कि एक्ट द्वारा जो है वायसराय को आपातकाल में, इमरजेंसी में, विधान परिषद यानी कि जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे कि वायसराय को जो है आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है किस वर्ष के अधिनियम से मिला, तो आपका आंसर होगा 1861 का अधिनियम बच्चे। और उनके द्वारा इस तरह का बनाया गया कोई भी जो अध्यादेश होता है वो कितने महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलता है। आप देखते हो ना अध्यादेश ऑर्डिनेंस, आर्टिकल जो है 123 देखते हो आप राष्ट्रपति, या 213 देखते हो राज्यपाल को पावर होती है ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की। लेकिन वो कब अध्यादेश जारी करते हैं, जब संसद का सदन ना चल रहा हो। तो यहाँ वायसराय को जो है आपातकाल में जो है ऑर्डिनेंस जारी करने का राइट दिया, और उनके द्वारा जारी किया गया ऐसा कोई भी ऑर्डिनेंस जो है कितने मंथ तक चलेगा, 6 मंथ तक चलेगा बच्चे। तो 1861 के अधिनियम में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है
कि वायसराय को जो है आपातकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला, तो 1861। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जनक कौन थे, ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस वर्ष के अधिनियम के द्वारा की गई बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एक्ट आपको जो है अच्छे से समझ गए हों, अच्छे से समझे होंगे बच्चे। अगर कोई भी जो है कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो बच्चे कमेंट जरूर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं बच्चे वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चे, और बेल आइकन जरूर दबाएं बच्चे। बेल आइकन जो बराबर में दिया होता है उसे जो है प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जो है वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो बच्चे लाइक करना भी ना भूलें। किसी भी तरह की जो है कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट भी कर दिया करें बच्चे, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट भी कर दें। और बच्चे ये वीडियो की पहुंच जो है और लोगों तक भी हो, इसके लिए वीडियो को शेयर भी कर दें बच्चे। चलो अगले एक्ट के साथ फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे।